फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग एज यूजुअल 3 एडिटोरियल्स पे डिस्कशन करेंगे। 61, 62 एंड 63। 61 में क्या डिस्कस करने वाले हैं? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑन वेरियस इकोनॉमी रिलेटेड इश्यूज इन रिसेंट टाइम्स, यानी कि रिसेंट टाइम्स में जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक्स रिलेटेड, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और मेरा ऐसा मानना है कि 61 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। उसके बाद देखेंगे 62 देखेंगे। 62 देखो, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसको हम लोग दिव्यांग भी कहते हैं। अब दिव्यांग का शेयर बहुत कम है, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में तो कुछ भी नहीं है, अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो होना चाहिए वो भी नहीं है। बात समझे, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब सरकारी जॉब में जो होना चाहिए वो भी नहीं है। आखिर क्या कारण है? पर्सन विद डिसेबिलिटी इतना, इन लोगों का इतना एम्पावरमेंट नहीं हुआ, जबकि 2016 में पार्लियामेंट का एक एक्ट भी आया था, उसके बावजूद भी जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। वर्ल्ड का आंकड़ा क्या है, यूरोपियन यूनियन का आंकड़ा क्या है, यूएस का आंकड़ा क्या है, और इंडिया का आंकड़ा इतना कम क्यों है पर्सन विद डिसेबिलिटी? इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो सभी चीज़ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक बहुत ही अच्छा कंप्रिहेंसिव एडिटोरियल ये है, एंड यूपीएससी के दृष्टिकोण से 62 बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी वल्नरेबल ग्रुप्स है, चाहे वो चिल्ड्रेन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है सिविल सर्विस के लिए, और क्वेश्चन बनता ही है, चाहे प्रीलिम्स में बने चाहे मेंस में बने। एंड लास्ट वन देखो, इंडिया नीड्स टू वर्क विद ग्रुप्स लाइक नॉर्डिक बाल्टिक 8 टू फाइंड सोल्यूशन फॉर वेरियस ग्लोबल इश्यूज। अभी कितना गजब बात हो गया, रेजिना डायलॉग में फर्स्ट टाइम नॉर्डिक कंट्री और बाल्टिक कंट्री आके पार्टिसिपेट किया। अब ये नॉर्डिक कंट्री और बाल्टिक कंट्री जो कि कम्बिनेशन ऑफ 8 कंट्रीज है, यूरोप का ही हिस्सा कह सकते हैं, एक्सटेंडेड हिस्सा है यूरोप का। पहली बार यूरोप से वो हट के किसी दूसरे जगह गया है, और इंडिया फर्स्ट है। रेजिना डायलॉग में ये लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आया है। रेजिना डायलॉग बताए थे ना, है ना? हाँ, संग्रीला जो डायलॉग होता है सिंगापुर का, उसी के कंसोनेंस में इंडिया में भी होता है। राष्ट्रपति भवन, रेजिना हिल, तो वहीं पे ये अपने आप में खास बात है कि इंडिया कितना बड़ा लीडर बन गया है। लेकिन इंडिया का स्ट्रक्चर कितना अच्छा हुआ कि अब बाल्टिक कंट्री, नॉर्डिक कंट्री भी आके इंडिया से बातचीत करना चाह रहा है। इससे दिखता है इंडिया का स्ट्रक्चर, बढ़ता हुआ स्ट्रक्चर दिखता है। समझे ना? 63 भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में। चलो चीज़ों को समझते हैं एक एक करके। 61 जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हाँ, हालांकि हम लोग, हाँ बिल्कुल, जीएस पेपर 3 में ही बैठेगा ये। हम इसको यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे का भी रूप दे सकते हैं। ये हिंदू पेपर में आया था 8 फरवरी को। तो देखो क्या क्या समझेंगे हम लोग यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे ना कुछ नया टर्मिनोलॉजी भी समझने वाले हैं, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा क्लास में। हाँ, यहाँ पे भी पता होगा, जो यूट्यूब पे देखेंगे उसको भी पता होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मगर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये नया टर्मिनोलॉजी है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ये वर्ड शायद तुम लोग कभी नहीं सुने होंगे, समझे? अच्छा, सिंपल भाषा में बोला जाए तो कैपेक्स क्या है? कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है स्टूडेंट कि सरकार जो पैसा खर्च कर रही है उससे कोई भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा हो, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा हो, तो उसको हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम जानते हैं कि कई बार सरकार ऐसे जगह पे भी पैसा लगाती है जहाँ से कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है। जैसे देखो बीएसएनएल तो लगभग लॉस में ही चल रहा है बहुत साल से, मगर सरकार पैसा लगाती है उस पर, मगर उससे क्या कोई इफेक्टिव एसेट क्रिएट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, मगर फिर भी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बात समझे ना? यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी कुछ ऐसा हिस्सा होता है जिससे एसेट क्रिएट नहीं हो रहा होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में शुरू से ये भरा हुआ है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? हॉस्पिटल क्रिएट होना, है ना? हाँ, स्कूल क्रिएट होना, हेल्थ केयर सेक्टर में इंप्रूवमेंट होना, है ना? सैनिटेशन का काम होना, सब ये हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है। जहाँ तक सवाल है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो ब्रिजेस बनना, एक्सप्रेसवेज बनना, रेलवे का डेवलप कॉरिडोर बनना, पोर्ट का कॉरिडोर बनना, डेवलपमेंट होना, ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। सही बात है ना? तो कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारा धारणा ये है कि जो भी पैसा खर्च होता है
उससे एसेट क्रिएट होता है। माँ इट इज़ अ नॉट ट्रू, एक्चुअल में ट्रू नहीं है। बहुत सारा पैसा ऐसा जगह भी जाता है जहाँ से एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। कोई भी पहले एसेट है तो उसको मेंटेन करने के लिए भी खर्च होता है। तो इसलिए एक नया टर्मिनोलॉजी यहाँ पे डिवाइज्ड हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, तो उससे पहले आपको फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझना होगा। देखो हर समय कहा जाता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार को बहुत कम कर देना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि उससे आपको कुछ मिल नहीं रहा है। यू आर गिविंग द पेंशन, यू आर गिविंग द सैलरी, तो इससे एसेट क्रिएट नहीं होता है। मगर देखो यदि सरकार कुछ पैसा दे रही है जिसके वजह से स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है, मगर जिसके वजह से क्या हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से विद्यार्थी लोग का ट्रेनिंग हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ नया चीज़ हो रहा है, आखिर ये नेशन को लौट के तो आएगा। फिर यदि हम ज़्यादा पढ़े लिखे रहेंगे तो नेशन को बेनिफिट होगा। हालांकि वो अभी तक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर ही आ रहा है, मगर चूंकि उसका रिटर्न्स है और ना ही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा सकता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होने के बाद भी एक्चुअल में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उससे तो कहीं ना कहीं क्रिएट होगा। इसलिए नया कॉन्सेप्ट आया डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, बढ़िया समझो, लेमैन टर्म्स में बता रहे हैं तुम लोग को कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस जो पैसा एसेट क्रिएट नहीं कर रहा है, माइनस एंड प्लस जो अलग से सरकार ने पैसा दिया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसमें कुछ क्रिएट हो रहा है। ये जब टोटल को करेंगे तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होगा। समझ में आया? तो कोई पूछेगा तुम लोग से कि डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज इट इक्वल टू कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो नो, कभी बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ माइनस हो रहे हैं, कुछ प्लस हो रहे हैं, और ये एक्चुअल में डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ही रियल सेंस में एसेट क्रिएट करता है। आया समझ में? तो चलो इसको देखते हैं हम। देखो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि कोई भी एक्सपेंडिचर जिससे एसेट क्रिएट हो, चाहे फिजिकल एसेट क्रिएट हो, चाहे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो। सही बात है ना? हाँ, मगर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा ब्रॉडर है एज कम्पेयर टू कैपेक्स, एज कम्पेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही हम लोग कैपेक्स बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। जैसे अब डेवलपमेंट क्या क्या चीज़ होना चाहिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में? दिस इंक्लूड सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर, यानी कि इसमें हम लोग सोशल और इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर भी जोड़ते हैं। हम इसमें हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, डिजिटलाइजेशन, क्लाइमेट रिस्क मिटिगेशन ये भी जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसका रिटर्न मिलने वाला है। जैसे मान लो कि सरकार ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, सरकार ने कुछ पैसा खर्च किया जिसकी वजह से हेल्थ पे काम हुआ। हाँ, मैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बात नहीं कर रहा हूँ, हेल्थ का यानी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो वो तो कैपेक्स हो ही गया, वो तो बहुत सिंपल चीज़ है, वो तो कैपेक्स हो गया। यदि सरकार अलग से, जैसे आयुष्मान भारत हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम है ना, उजाला योजना, तो वो भी हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम है, क्योंकि यदि आप एलपीजी सिलेंडर को यूज़ करते हो तो हेल्थ बेटर रहेगा, हेल्थ बेटर रहेगा तो स्किल रहेगा, स्किल रहेगा तो नेशंस को रिटर्न्स मिलेगा। समझ में आ रहा ना? इनडायरेक्टली होगा, बहुत अच्छे से नेशंस को जाएगा बैक। तो देखो सरकार जो भी पैसा खर्च कर रही है हेल्थ पे, एजुकेशन पे, स्किल डेवलपमेंट पे, डिजिटलाइजेशन पे या क्लाइमेट से रिलेटेड, वो सभी चीज़ भी एसेट है, इस मान को चलो। और ये चीज़ पहली बार डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा, जबकि अभी तक कैपेक्स के अंदर नहीं आ रहा था। ये आया समझ में ना? तो देखो इसी वही पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसके वजह से फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। अन्यथा हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब पैसा बर्बाद, यानी कि उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा। यही ना हमारे दिमाग में अभी तक है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब खाली सैलरी और वो पेंशन का बात होता है और देश को रिटर्न्स तो होने वाला है नहीं। नो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का वो हिस्सा जिसके वजह से फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, आदमी बेटर हो रहे हैं, आदमी स्किल्ड हो रहे हैं, आदमी हेल्दी हो रहा है, आदमी को डिजिटल का ज्ञान है, क्लाइमेट में लोग काम कर रहे हैं, ये सभी चीज़ एक तरह से क्या है, एसेट है। तो ये चीज़ को भी जोड़ा जाएगा, समझ गए ना? और डिस्कार्डिंग पार्ट्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट आर नॉट स्ट्रांगली ग्रोथ इंड्यूसिंग, और जो कैपेक्स के वजह से, कैपेक्स में तो बहुत पैसा दिया आता है, मगर जो पैसा गया जिसकी वजह से एसेट क्रिएट नहीं हुआ, जैसे बीएसएनएल, अब बीएसएनएल कितना लॉस में चल रहा था, उसको पैसा दिया गया और सरकार बोल रही है यहाँ पे
कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। नो, आपने किया, हम मानते हैं, आपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ये तो है, इससे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, इससे एसेट बना, मगर जो आप BSNL को जो बचा रहे हो उसे कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है इकोनॉमी, उसको डिस्कार्ड कर दो। तो जो बना वो क्या है? डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो सिंपल ना। तो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कैपेक्स माइनस वो पैसा जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ, प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसके वजह से स्किल डेवलपमेंट आया, एजुकेशन आया, डिजिटलाइजेशन आया, क्लाइमेट से रिलेटेड काम हुआ है। तो ये पूरा जो अब ब्रॉडर टर्म में क्या बोलेंगे, इसको हम कैपिटल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। नया टर्मिनोलॉजी है विद्यार्थी, है ऐसा टर्मिनोलॉजी पहले नहीं आया था, इसलिए हमें इस बात को समझ लेना चाहिए। समझ गए ना? अब देखो, तो कैपेक्स का हो गया, इस बार इंटरिम बजट पास हुआ ना जी, तो 3.4% ऑफ GDP, पहले 10 लाख करोड़ था कैपेक्स के लिए, इस बार लगभग 1% और बढ़ाया गया है ना। तो कितना हुआ? 3.4% ज़्यादा GDP हुआ। तो अब देखो, और यदि हम बात करें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का, तो वो एक्चुअल में 4.2% हो जाएगा। देख रहे हो? इसका मतलब सरकार डेवलपमेंट, जो कि काम का चीज़ है, सबसे काम का चीज़ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ही है, ये बहुत काम का चीज़ है। समझ गए? तो इसमें भारत सरकार कितना दे रही है? 4.2% ऑफ द GDP। तो देखो उसमें कैपेक्स कम है ना, क्योंकि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा बेटर आपको बता पाएगा। हाँ, इसमें टोटल आखिर एसेट कितने क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि आदमी भी क्रिएट होना, फिजिकली, सोशली, ह्यूमन कैपिटल बनना, वो भी तो एक क्रिएशन है। हम यदि पढ़े लिखे हैं तो ये अपने आप में एक एसेट है, और हम यदि पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम एसेट नहीं है, हम बर्डन हो जाएंगे, लाइबिलिटी हो जाएगा। यदि एक आदमी हेल्दी है तो वो अपने आप में एक एसेट है। बात समझ गए? तो ये नया कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को इंक्लूड किया जा रहा है, और सब जोड़ा जाए तो GDP का कितना परसेंटेज गया है सरकार का? 4.2%। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया, पेपर के हिसाब से जो बताया गया, RBI पेपर के हिसाब से, कि यदि 1% रियल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हो तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, और हमें 4 साल में, आने वाले 4 साल में 5% ये GDP में कंट्रीब्यूट करेगा। यू जस्ट सी द मैजिक। यानी कि 1% हम इंक्रीज कर दे, जैसे 4.2% है ना जी स्टूडेंट, इसमें हम लोग 1% इंक्रीज कर दिए, यानी कि 5.2% कर दिए, तो GDP में हमें 5% का ये रिटर्न्स देगा, क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट है। सही बात है, एक बीमार आदमी जितना घंटा काम कर सकता है और एक हेल्दी आदमी जितना घंटा काम कर सकता है, दोनों के बीच में बहुत अंतर है कि नहीं है? बताओ। हाँ, दोनों के बीच में बहुत अंतर होगा। एक आदमी जो ट्रेंड है, एक आदमी जो अनट्रेंड है, दोनों का काम करने का तरीका में अंतर आएगा। तो जाहिर सी बात है, हाई रिटर्न्स देगा आपको इकोनॉमी में वो। तो 5% राइज करेगा GDP का ओवर द 4 ईयर्स, आने वाले समय में। ये समझ में आया विद्यार्थी तुम लोग को बढ़िया से? इसमें बहुत अलग अलग लेवल पे है, पहले ये है, फिर दूसरा वाला टर्मिनोलॉजी देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, सिंपल भाषा में समझो कि ट्विन डिफिसिट क्या होता है? ट्विन डिफिसिट यानी कि दोनों चीज़ में हम पीछे हैं। देखो शुरू से स्टूडेंट, यदि मैं 2000 का बात करूं तो करंट अकाउंट डिफिसिट उस समय बहुत ज़्यादा था। अभी करंट अकाउंट डिफिसिट हम लोग एकदम 2% के आसपास है, 2 और 2.5% के अंदर है, जो कि ठीक है, नॉर्मल है। 5 तो नहीं है, 6 तो नहीं है, 2.5 मतलब बहुत नॉर्मल है। हाँ, एक जगह हम लोग फिसल रहे हैं, फिजिकल डिफिसिट में, है ना, और वो भी पहले के कंपेयर में ज़्यादा डिसिप्लिन तरीके से चल रहे हैं हम लोग, फिजिकल कंसोलिडेशन फॉर्म में चल रहे हैं हम लोग, है ना। तो बच्चे लोग क्या होता है, कई बच्चे लोग नए होंगे, कई बच्चे लोग यूट्यूब पे भी बहुत नया होगा, उसको समझ में नहीं आता होगा करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट, यदि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 कंपोनेंट होता है, एक होता है तुम्हारा फाइनेंशियल अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है तुम्हारा फाइनेंशियल अकाउंट, इसको हम कैपिटल अकाउंट भी कहते हैं। अभी कैपिटल अकाउंट कहते हैं, पहले फाइनेंशियल अकाउंट भी कहते थे उसको। उतना तुम लोग को नहीं समझना है, तुम लोग को सिंपल तरीके से समझो। ये जो करंट अकाउंट है उसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला जो कंपोनेंट होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, दूसरा सर्विस होता है, समझे, पहला क्या है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, दूसरा क्या है सर्विस है, तीसरा प्राइमरी इनकम है और चौथा सेकेंडरी इनकम है। ये 4 चीज को ही मिला के हम बोलते हैं करंट अकाउंट। क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जानते हो कि इंडिया का ठीक नहीं है, इंडिया नेगेटिव में है, क्योंकि ज़्यादा हम नेट इंपोर्टर हैं, हम उसमें नेगेटिव में हैं। सर्विस देखो हमारा बहुत ग्रोथ किया है सर्विस रिसेंट टाइम में, तो सर्विस में हम बहुत पॉजिटिव में हैं।
जहाँ तक सवाल है प्राइमरी इनकम में, तो हम निगेटिव में रहेंगे, क्योंकि बाहर के लोग सब जो आते हैं एमएनसी का, वो अपना रॉयल्टी लेके चले जाते हैं, तो हम प्राइमरी इनकम में भी निगेटिव में हो जाएंगे। मगर सेकेंडरी इनकम देखो, सेकेंडरी इनकम में हम ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं। सेकेंडरी इनकम का मतलब होता है फॉरेन रिमिटेंसेस, जो बाहर से आ रहा है। और इस बार तो देखो गजब ही हो गया। हाँ, एक साल पहले $100 बिलियन था, इस बार तो 120-125 बिलियन डॉलर हो गया। आया समझ में ना? तो ये देखो सर्विस सेक्टर का बहुत ज़्यादा बूम होना, बात समझो, होलिस्टिक फॉर्म में देखो, सर्विस सेक्टर का बहुत ज़्यादा बूम होना, समझे। और उसके बाद हमारा सेकेंडरी जो इनकम है फॉरेन रिमिटेंसेस, उसका भी बूम होना। ये दो कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट है जिसके वजह से हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट ज़्यादा नहीं हुआ, हालांकि अभी भी निगेटिव में ही है, मगर वो 2% ऑफ द जीडीपी में है, तो हम लोग लिमिट में है अभी। और दूसरी बात है फॉरेक्स तो हमारा तगड़ा है जी, $620 बिलियन का है ना, 625 बिलियन डॉलर का है। एक टाइम तक कम हो गया था, अभी ठीक है। तो हम कहोगे कि माइक्रो इकोनॉमिक इंडेक्स में बहुत ही बेहतर है अभी। माइक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो इंडिकेटर्स होता है उसमें हम बेटर है। इंपोर्ट कवर भी बहुत अच्छा है हमारा, कासा रेशियो भी बहुत अच्छा है बैंक का, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बहुत बढ़िया है हमारा बैंक का, समझ गए। बैंक जो पहले जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था, देखो अब ये बात बहुत पुराना है स्टूडेंट। पहले ना देखोगे 2005-06 में देखोगे जब मनमोहन सिंह का सरकार था, तो उस समय जितने भी कॉर्पोरेट्स थे ना, वो दो प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, टू प्रॉब्लम से। उसको ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहते हैं, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है? एक तो देखो 2008 का ग्लोबल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसका भी इम्पैक्ट हुआ कॉर्पोरेट्स के ऊपर। अब क्या किया कॉर्पोरेट, ढेर सारा पैसा लिया बैंक से। अब बैंक भी लेफ्ट एंड राइट पैसा दे रही है, लेफ्ट एंड राइट पैसा दे रही है। अब ये पैसा लिया बैंक से और इसने इन्वेस्ट कर दिया, स्टील प्लांट में इन्वेस्ट कर दिया। कॉर्पोरेट ले रहा था, स्टील प्लांट में कर दिया, अपना कंपनी में कर दिया। इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 का, तो ये कंपनी पे असर पड़ेगा। अब कंपनी का ये हालत हुआ, कंपनी का एक तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है और जो पैसा दिया सब एनपीएस हो गया। तो इसी को बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, यानी कि डबल बैलेंस का प्रॉब्लम हुआ। डबल बैलेंस का, एक तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है कंपनी का, और दूसरी बात क्या है कि बैंक का जो पैसा है सब एनपीएस हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया। तो अब ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। यदि ऐसा होगा तो इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा ना स्टूडेंट, कि इतना बड़ा चंक पैसा जो चला गया कॉर्पोरेट के पास और वो सब एनपीएस है। आखिर जो बैंक जो पैसा देती है कंपनी को, किसका होता है? वो सब सेविंग्स है, तुम्हारे और मेरे जैसा आदमी का सेविंग्स है। वो हम लोग पैसा जमा करते हैं बैंक में, और वही बैंक तो पैसा देता है दूसरे को। तो आखिर पैसा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सब होता है सब सेविंग्स है स्टूडेंट, हम लोग जैसा आदमी का पैसा बैंक में जाता है। तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम समझ में आया तुम लोग को? अब देखो उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद मोदी जी जब आए 2014 में, तो 2016-17 का देखोगे तो उस समय एनपीएस बहुत ज़्यादा हो गया था बैंक का। तो सरकार फाइनली रिकैपिटलाइजेशन करवाई बैंक में, कि छोड़ दो, जो एनपीएस हो गया छोड़ दो, हम पैसा पीछे से देते हैं। ऐसे सरकार का कंटीजेंट लायबिलिटी बढ़ जाएगा, यानी कि सरकार बहुत ज़्यादा रिस्क ले रही है ना। और जबकि एफआरबीआई में बोला गया था 0.5% से ज़्यादा मत लीजिएगा आप कंटीजेंट लायबिलिटी, 2% से ज़्यादा हो गया। कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब था गचना, कि हम पीछे से हैं। मैं यदि बहुत ज़्यादा सरकार गच देगी तो सरकार को नुकसान होगा ना, क्योंकि सरकार फिर नुकसान हो जाएगा, सरकार को दूसरे जगह से पैसा लेके देना पड़ेगा। सरकार घर में पैसा थोड़ी है, सरकार तो पैसा मोबिलाइज करती है। आ रहा है समझ में? तो ये सब सिचुएशन था। मगर फाइनली सरकार ने क्या किया कि बैंक को रिकैपिटलाइज कर दिया और बैंक का हेल्थ को ठीक कर दिया। और अभी देखो हमारा क्रेडिट रेट, डिपॉजिट रेट, कासा रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये जो भी पैरामीटर है बैंक का हेल्थ को देखने के लिए सब बेटर है। बात समझे? अब यहाँ पे देखो, तो अभी प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम ये समझ में आ गया ना, बैकग्राउंड में क्या क्या चला है। अभी प्रॉब्लम देखो स्टूडेंट, प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम दो चीज़ का प्रॉब्लम शुरू से रहा है भारत को। यदि मैं 2000 का बात करूं, हम लोग जब 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे थे, तो उस समय दो चीज़ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हिंदुस्तान में। एक तो फिस्कल डिफिसिट बहुत ज़्यादा उस समय, यदि स्टेट और सेंटर को जोड़ दिया जाए तो 15% हो गया था, स्टेट और सेंटर पुट टुगेदर। अभी कितना है? एफआरबीआई में कितना बोला गया था कि सेंटर को 3% करने का और स्टेट को भी 3% करने का। अभी भी स्टेट के लिए 3% ही बोला जाता है, और मैक्सिमम 0.5% आप कर सकते हो एक्स्ट्रा, यानी कि 3.5% तक जा सकते हो। सेंटर को भी उतना ही बोला गया था, मैं सेंटर को जानते हो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सेंटर अभी देखो, अभी सेंटर बहुत नज़दीक जा रही है ना, और हमने कहा ना कि आने वाले समय में 2025 में हम 4.5 कर देंगे।
याद करो, कई बार मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ, कोविड से पहले बहुत नज़दीक थे हम 3.6 3.5% के आसपास थे। मगर जैसे ही कोविड ईयर आया तुरंत फिजिकल डिफिसिट चला गया। फिजिकल डिफिसिट मतलब कर्जा ले रहे हो पैसा बहुत ज़्यादा, और यही फिजिकल डिफिसिट बाद में जाकर पब्लिक डेब्ट बन जाएगा। आ रहा है समझ में तुम लोग को? तो अभी 2000 में दोनों प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, फिजिकल डिफिसिट का प्रॉब्लम से भी गुजर रहे थे, करंट अकाउंट डिफिसिट से भी गुजर रहे थे। अभी का सिचुएशन क्या है? अभी का सिचुएशन ये है कि करंट अकाउंट डिफिसिट ठीक है, फिजिकल डिफिसिट अभी भी प्रॉब्लम है। अब देखो उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये तो कुछ ज़्यादा ही बोरोइंग कर रहा है। स्टेट्स ये तो कुछ ज़्यादा ही बोरोइंग कर रहा है। देखो सेंटर को तो क्रेडिट जाना चाहिए, अक्रूवल बेस्ड बजटिंग सिस्टम पे काम किया, यानी कि जो बजट में है उतना ही पैसा खर्च किया जाएगा, अलग से पैसा नहीं लिया जाएगा। एफसीआई कोई बाहर जाकर पैसा नहीं लेने वाली है। मगर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जानते हो कितना एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस मोबिलाइज कर रहा है ये लोग, ये ठीक नहीं है। इसलिए स्टेट का भी अपना फिजिकल डिसिप्लिन होना चाहिए, मगर सेंटर ने तो एक रास्ता दिखाया है, बात समझे थे। इसलिए मानते हैं कि प्रॉब्लम अभी फिजिकल डिफिसिट का है, मगर सेंटर ने बहुत अच्छा काम किया है। तो दोनों का पुट टुगेदर कितना होना चाहिए? आइडियल सिचुएशन सेंटर का 3 होना चाहिए और स्टेट का भी सब मिला के 3 होना चाहिए, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 6 ज़्यादा हो जाएगा तो फिर प्राइवेट प्लेयर को दिक्कत होगा। 6 से ज़्यादा फिजिकल डिविजन होने के बाद 3 मतलब सेंटर और 3 स्टेट्स पुट टुगेदर, टोटल मिला के 6। अब क्यों 6%? क्योंकि 6% से ज़्यादा हो जाएगा तो पैसा तो लिमिटेड है मार्केट में। अब यही लोग खाली मार्केट से उठा लेगा तो प्राइवेट प्लेयर कब उठाएगा? और इस बार सरकार ने बोला ना, इस बार सरकार ने जो बहुत सारा जगह से पैसा नहीं उठाया ताकि प्राइवेट प्लेयर उठा सके, ताकि क्राउड इन हो सके। बात समझ में आया ना? देखो यहाँ पे समझो। और दूसरी बात ये है, अच्छा मैं ये चीज़ को भी जरूर ऐड करना चाहता हूँ, इंटरनेशनल हैपनिंग कुछ भी होगा तो इंडिया पे इकोनॉमी पर असर पड़ेगा ना। अब देखो जब रसिया अटैक किया उस पे यूक्रेन पे, तो हमें लग रहा था कि क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा ही महंगा हो जाएगा, शुरू में लग रहा था। जो बात है स्वाभाविक बात है, कुछ भी होता है तो जैसे मिडल ईस्ट में कुछ हो जाएगा देखते हो। और एक टाइम में जो ईरान का जो लफड़ा हो गया था 79 में, तो उसका असर पड़ा ना इंडिया में। क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो गया उस समय, लग रहा था इस बार वही होगा, लग रहा था कि $150 पर बैरल हो जाएगा, $160 हो जाएगा। इंडिया के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, वहाँ वार हुआ और हम सस्ता में तेल खरीद लिए। तो एक रीज़न ये भी है कि इंपोर्ट में जितना पैसा देना पड़ता था उतना देना नहीं पड़ा। तो थैंक्स कि हमारे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की वजह से हमको फायदा हुआ यहाँ पे भी। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ, कुछ खराब चीज़ इंडिया को बेनिफिट हुआ उस चीज़ का। तो इसलिए भी एक रीजन है कि करंट अकाउंट डिफिसिट ज़्यादा नहीं हुआ ब्रिज, वो अभी लिमिट में है। आ रहा है तुम लोग को समझ में क्या बोल रहे हैं? देखो आगे देखो, करंट अकाउंट डिफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, देखो लगभग 2% के आसपास, जो कि कंफर्ट जोन में हम लोग। आया समझ में स्टूडेंट? हाँ, हम लोग सोच रहे थे, देखो 7-8 साल पहले $100 पर बैरल था, और अभी देखो अभी हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट घटा है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमने बहुत सस्ता में तेल ऊपर से लाया, क्योंकि 85% क्रूड ऑयल तो हमें बाहर से ही लेना पड़ता है, और उसमें रसिया तो इस बार सबसे टॉप किया है। तो यहाँ पे भी पैसा बचा लिए हम, समझ गए हैं? अब उसके बाद देखो ऑन द अदर हैंड, देखो फिजिकल डिफिसिट गवर्नमेंट का स्टेट और सेंटर दोनों को जोड़ के कितना है? 9.4% है। ये चिंता का विषय है। दोनों का पुट कितना होना चाहिए? रियल सिचुएशन आइडियल कितना होना चाहिए? 6% होना चाहिए, मतलब 9.4% है, ये ज़्यादा है अभी। आया समझ में ना स्टूडेंट तुम लोग को? और देखो जो लास्ट जो थर्ड में दिया गया है यहाँ पे सबसे लास्ट में, उसमें यही बताया गया कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम खत्म किया। सरकार ने कहा खत्म किया कि नहीं किया, वही सब चीज़ वहाँ पे लिखा गया है कि देखो अब हुआ क्या। अब समझो बात को समझो, यहाँ पे रिलेशन है बैकग्राउंड का। 2005 और 6 में या 2008 के बाद कह सकते हो, क्योंकि कोई भी पीरियड लंबा होता है, 1 साल 2 इकोनॉमी में कुछ भी होता है तो उसका असर बाद में पड़ता है। 2008 में ग्लोबल क्राइसिस, ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम। अब उसके बाद प्राइवेट प्लेयर से तो उम्मीद ही नहीं कर सकते कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करेगा, तो सरकार मैसिवली आई और सरकार बोली कि हम खर्च करेंगे। और देखो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने करके दिखाया भी है, बैक टू बैक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। जितना सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी उतना ही फिजिकल डिफिसिट होगा। तो सरकार भी बाध्य है, मजबूर है। यदि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेगी तो प्राइवेट प्लेयर से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। और इस बार सरकार ने इंटरिम बजट में कहा है कि जितना करना था हम कर दिए, है ना। अब हम उम्मीद करते हैं कि प्राइवेट प्लेयर आके करे। सही बात है ना? तो देखो वही चीज़ लिखा गया है कि एक जो रीजन है फिजिकल डिफिसिट होने का, कि सरकार ने क्या किया,
सरकार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो रिसेंट टाइम में नहीं हो पा रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए कोशिश किया सरकार ने। इस रीजन से भी फिजिकल डिफिसिट बढ़ गया, सरकार को मार्केट से बोरो करना पड़ा। समझ गए ना, वो लिखा गया है बच्चा लोग, समझना पड़ेगा तुम लोग को। एक तो क्लीन अप द बैलेंस शीट्स, जो बैंक का जो था तो पैसा प्राइवेट का, वही ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बता रहे थे ना, उसको भी सरकार ने, वो भी फिजिकल डिफिसिट करके ही सरकार ने उसको रिकैपिटलाइजेशन किया बैंक को, तो वहाँ पे भी सरकार का पैसा लग गया। सरकार का पैसा लगने का मतलब क्या है, फिजिकल डिफिसिट हो गया, समझे। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग मच ऑफ द हैवी लिफ्टिंग इन द इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पास्ट 4 ईयर्स। और 4 साल में देखोगे तो सेंटर ही फोर फ्रंट पे है तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। इतना ही नहीं, स्टेट को भी इस बार इंटरिम बजट में बोला गया कि तुम भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, अलग से हम तुमको लोन देंगे, फ्री इंटरेस्ट लोन देंगे, है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी हम फ्री तुमको इंटरेस्ट लोन देंगे। बोला कि नहीं बोला इस बार इंटरिम बजट में? तो सरकार का जाहिर सी बात है फिजिकल डिफिसिट ज़्यादा होगा। मगर देखो दो चीज़ में, एक चीज़ तो बहुत अच्छा काम किया, करंट अकाउंट डिफिसिट तो विद इन लिमिट है। हाँ, ये भी सरकार के मजबूरी के वजह से ज़्यादा हुआ है, एज पर द आरबीआई पेपर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। आगे देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक ठाक थी, कोविड-19 से पहले बहुत सही रास्ता पे चल रही थी फिजिकल डिफिसिट के मामला में। मगर जानते हो कि जैसे कोविड-19 आया, सिचुएशन बहुत ही भयानक हो गया और फिजिकल डिफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी देखो 2022 और 23 में जो सरकार का जनरल डेप्ट था, पब्लिक डेप्ट मतलब स्टेट और सेंटर पुट टुगेदर, कितना था? 87%। और अभी कितना हुआ? अभी जस्ट अभी आरबीआई का आया था ना, अभी 83 बोला गया है। 87 से 85 से फिर 83, तो हम कहेंगे ठीक है। और जो कि उस समय जो 2022 और 23 में जो हुआ था बच्चे लोग 87%, वो अपने आप में 40 साल का सबसे ज़्यादा हाई है, तो चिंता तो होगा ही। इस बार देखो आईएमएफ ने पेपर रिलीज़ किया था ना, उसमें कहा था कि पब्लिक डेट इंडिया कम कर ले, नहीं तो इंडिया को दिक्कत हो सकता है आगे। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ठीक है हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। आ रहा है सभी चीज़ याद? चलो, तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गया। पहला कॉन्सेप्ट क्या समझे कि कैपेक्स और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है। दूसरा समझे फिजिकल डिफिसिट क्या होता है और करंट अकाउंट डिफिसिट क्या होता है, दोनों का क्या रेंज है अभी। अब तीसरा समझो आखिर पब्लिक डेब्ट और टोटल लाइबिलिटीज के बीच में क्या अंतर होता है। टोटल लाइबिलिटीज और पब्लिक डेब्ट इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है, दोनों में अंतर क्या है। तो बच्चे लोग तुम तो जानते हो पब्लिक डेब्ट का मतलब क्या है कि फिजिकल डिफिसिट ओवर द पीरियड जब पाइलअप होते जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक डेब्ट कहते हैं। मगर टोटल लाइबिलिटी ये नहीं है, टोटल लाइबिलिटी बहुत बड़ा चीज़ है। टोटल लाइबिलिटी के अंदर पब्लिक डेब्ट एक कंपोनेंट है। आया समझ में ना? तो यहाँ पे देखो टोटल लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है। टोटल लाइबिलिटी इंक्लूड्स 3 कंपोनेंट्स। टोटल लाइबिलिटी के अंदर 3 कंपोनेंट्स आते हैं, एक है पब्लिक डेब्ट, दूसरा है पब्लिक अकाउंट और तीसरा है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। देखो बहुत सारे स्टेट एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज करता है ना, बजट में नहीं दिया गया है कहाँ से करना है, समझे, बजट में नहीं लिखा गया है, मगर क्या क्या मार्केट से उठा रहा है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी पहले उठाता था, एफसीआई उठाता था कि नहीं उठाता था, मगर भारत सरकार ने बोला कि नो, अब हम कैश बेस नहीं अक्रूवल बेस अकाउंटिंग सिस्टम पर चलेंगे, यानी कि जो बजट में दिया गया उसी हिसाब से पैसा उठाया जाएगा, फालतू नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो सुधर गया। स्टेट देखते हो अभी भी बहुत सारे स्टेट जैसे स्पेशली तेलुगु स्टेट, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा बजटिंग कर रहा है, जो कि ठीक नहीं है। पब्लिक डेब्ट बढ़ते चला जाएगा इससे। अब देखो बच्चे लोग, पब्लिक डेब्ट का भी 2 कंपोनेंट होता है। पहले क्या समझे, टोटल लाइबिलिटी का कितना है, 3 कंपोनेंट है, पब्लिक डेब्ट, पब्लिक अकाउंट एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। अब ये जो पब्लिक अकाउंट है, हर समय सुनते हो पब्लिक, जो पोस्ट ऑफिस में जो पैसा जमा होता है, स्मॉल सेविंग स्कीम सब जो है, कन्या समृद्धि योजना, पेंशन फंड, सब ये सब तुम्हारा पब्लिक अकाउंट के अंदर आता है, जो कि राज्य भी सब्सक्राइब कर सकता है और केंद्र भी सब्सक्राइब कर सकता है। केरल का इशू हुआ था ना, बताए थे ना। आगे देखो पब्लिक डेब्ट में 2 कंपोनेंट होता है। पब्लिक डेब्ट में कितना कंपोनेंट होता है, 2 कंपोनेंट होता है, एक इंटरनल डेब्ट और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल डेब्ट। एक इंटरनल डेब्ट और एक क्या है, एक्सटर्नल डेब्ट है। देखो इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट तो बहुत कम है, केवल 5% है, यानी कि एक्सटर्नल डेब्ट का मतलब क्या, आईएमएफ कुछ पैसा दिया, जापान ने कुछ पैसा दिया, जापान की कंपनी ने कुछ पैसा दिया, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डेब्ट। यानी कि जितना पब्लिक डेब्ट 100% है तो 5% हमारा एक्सटर्नल डेब्ट है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, बाहर से बहुत कम पैसा हम लेते हैं। आया समझ में ना? जो भी पैसा ले रहे हैं इंटरनल है। इंटरनल कैसे ले सकते हो, वही बॉन्ड को जारी करके, तो वही लिखा गया। देखिए इंटरनल डेब्ट भी 2 तरह का होता है, एक मार्केटेबल सिक्योरिटी होता है, एक नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी। वही बॉन्ड, एक बॉन्ड जारी करने वाला व्यवस्था होता है, एक बिना बॉन्ड जारी करने वाला व्यवस्था होता है। और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल डेब्ट। तो एक्सटर्नल डेब्ट कितना ले रहे हैं, ओनली 5%,
यानी कि IMF से पैसा, जापान से पैसा, वर्ल्ड बैंक से पैसा, इस सबको जोड़ोगे तो ओनली 5%, यानी कि एक्सटर्नल फ्रंट पे हम बहुत बेटर है, बहुत कम पैसा ले रहे हैं, क्योंकि बाहर से जो पैसा ले रहा है वो ज़्यादातर प्राइवेट प्लेयर लेता है, और इंडिया जो गवर्नमेंट ले भी रहा है तो जो शॉर्ट टर्म है वो तुम्हारा ज़्यादा, शॉर्ट टर्म वाला जो है वो ज़्यादा नहीं है, कम है, क्योंकि उसमें रोल ओवर रिस्क रहता है। याद आ रहा है सभी चीज़? तो हम कह सकते हैं इस हिसाब से कि एक्सटर्नल फ्रंट पे बहुत सही चल रहा है हमारा, ओनली 5%। आगे देखो, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट देखो बोरोइंग, तो टोटल लाइबिलिटी कितना हो जाएगा? ओनली 10%। टोटल लाइबिलिटी 10% कहाँ से आता है? पब्लिक अकाउंट से आता है, वही पोस्ट ऑफिस में जो भी पैसा जमा हुआ वहाँ से पैसा यूज़ करना, समझ गए ना? वही लिखा गया, बोरो फ्रॉम द नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स, और तुम्हारा पब्लिक अकाउंट के अंदर आता है। नेशनल सेविंग अकाउंट से मतलब क्या? वही कन्या समृद्धि योजना सब हो गया, पेंशन फंड सब हो गया, वही सब चीज़ है। लास्ट देखो, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स का मतलब क्या कि जो बजट में नहीं था वह बाहर से किया गया, जो कि बहुत खराब चीज़ है, नहीं करना चाहिए। सेंटर तो सुधर गया, स्टेट बहुत सारा अभी भी तेलुगु स्टेट सब है जो कर रहा है। आया समझ में ना? तो नीचे लिखा गया है कि एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज फॉर स्टेट गवर्नमेंट आर मेजर कॉज ऑफ कंसर्न, समझ गए ना? क्योंकि बहुत सारे स्टेट के लिए कंसर्न अभी भी है। सेंटर तो ठीक है, सेंटर ने अपना बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। आगे देखो स्टूडेंट, तो वो भी खत्म हो गया, समझ गए ना? तो टोटल लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, समझ गए ना? ये कर्जा है, पूरा कर्जा है। कर्जा कितने तरीके से हो सकता है? एक तो तुम्हारा पब्लिक डेब्ट हो सकता है, पब्लिक डेब्ट इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है तुम्हारा? पब्लिक अकाउंट से भी हो सकता है। तीसरा एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज से भी। समझ में आ गया ना? आगे देखो, अब यहाँ पे आते हैं दूसरी तरफ। अब यहाँ पे बात होगा हमारा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का, यानी कि सेंटर जो पैसा लगा रही है और जो प्राइवेट प्लेयर पैसा लगा रही है उससे कितना कैपिटल क्रिएट हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और इसका दूसरा टर्मिनोलॉजी भी है, इसको हम इन्वेस्टमेंट रेट भी कहते हैं। सेम ही चीज़ है बच्चा लोग, तुम लोग को यूपीएससी प्रीलिम्स में दे देगा इन्वेस्टमेंट रेट, कंफ्यूज हो जाओ बैठ के। तो इन्वेस्टमेंट रेट कितना होना चाहिए? अभी 35% होना चाहिए। यदि सुनो बच्चे लोग, देयर इज सम लॉजिक, देखते हो ना, जीडीपी निकालने का बहुत तरीका है। एक तरीका मैं और अनोखा तरीका बताऊंगा तुम लोग को। सुनो, 35% इन्वेस्टमेंट रेट होना चाहिए। 35% तुम्हारा इन्वेस्टमेंट रेट होना चाहिए ऑफ द जीडीपी। जीडीपी $3.5 ट्रिलियन का है, तो कम से कम 35% कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। अब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है केवल सरकार की तरफ से नहीं है, प्राइवेट प्लेयर भी इन्वॉल्व हो गया है। आया समझ में ये बात? अब देखो 10 साल पहले देखोगे तो जीडीपी का 37% था, अभी हम घटे हैं। यदि बच्चे लोग बढ़िया सुनना, यदि हमें 7% से ग्रोथ करना है, कितना परसेंट से? 7% से लगातार, अभी 7% से लगभग ग्रोथ कर रहा है जीडीपी हमारा। यदि हमें 7% से ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है, तो कम से कम हमारा इन्वेस्टमेंट रेट कितना होना चाहिए? 35% होना चाहिए। और आयकर वैल्यू, अब देखो नया टर्मिनोलॉजी को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहाँ पे। आयकर वैल्यू क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अब मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि आयकर क्या होता है। तो 35 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा? 7 होगा ना? तो 35 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा? 7, और 7 इज योर जीडीपी। अब कोई सर आयकर क्या होता है? सुनो, सिंपल भाषा है आयकर। देखो सुनो, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो आता है समझ में तुम लोग को, A बाई बी। अब देखो मान लो कि 1 करोड़ का संपत्ति हमें क्रिएट करना है, 1 करोड़ का हमें क्रिएट करना है, तो उससे पहले आपको हो सकता है 8 करोड़ का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़े। नहीं, कोई भी मान लो कि एक आप इंडस्ट्री बना रहे हो तो 1 करोड़ का आपको एसेट क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको 7 करोड़ 8 करोड़ लगाना पड़ेगा पहले। तो न्यूमरेटर में सुनो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर A बाई बी, नीचे जो है यदि आपको 1 करोड़ संपत्ति करना है 1 करोड़, तो यदि आपको कितना लगाना है? यदि आप 6 लगा रहे हो तो 6 ऊपर न्यूमरेटर में 6 बाई 1, 6 बाई 1, तो 1 करोड़ एसेट क्रिएट करने के लिए आप 6 करोड़ लगा रहे हो, आयकर वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यदि मान लो दूसरा सिचुएशन कि 1 करोड़ एसेट क्रिएट करना चाह रहे हो, डिनोमिनेटर में 1 करोड़ है और ऊपर 5 है, ऊपर क्या है? 5 करोड़ लगा रहे हो, तब 1 करोड़ आपका क्रिएट हो रहा है। जो क्रिएट हो रहा है वो नीचे रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा, और जितना पैसा लगा रहे हो वो आपका न्यूमरेटर में रहेगा। तो यहाँ पे जब मैं आयकर 5 बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 करोड़ जो एसेट क्रिएट कर रहे हैं 5 करोड़ लगाने की वजह से, तो 5 बाई 1। अब कहोगे तो इसी को बोलते हैं आयकर। आयकर अभी इंडिया में माना जा रहा है कि 5 है। 5 मतलब 1 करोड़ एसेट क्रिएट करने के लिए हमें 5 करोड़ लगाना पड़ता है। तो कितना हुआ देखो, 35 बाई 5,
35 क्या इन्वेस्टमेंट रेट, जिसको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे, डिवाइडेड बाय आयकर। 35/5 कितना हुआ 7। हाँ, तो तुम्हारा ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये तो बहुत मस्त चीज है, यदि आयकर 4 होता तो और मजा होता। 35/4 करते तो शायद जीडीपी 8 की तरफ चल जाता। कर सकते हो, आयकर वैल्यू को यदि कम करना है, एक तो आयकर वैल्यू जितना कम होगा उतना फायदेमंद है। अच्छा तुम लोग बताओ कि आयकर 6 होता तो ज्यादा बेटर होता कि आयकर 5 बेटर है? 5 बेटर है, क्योंकि आयकर 6 होता तो 6 करोड़ रुपया लगाना पड़ रहा है 1 करोड़ संपत्ति क्रिएट करने के लिए, है ना? वो क्रिएट करने के लिए हो रहा है। बात समझ, इतना समझो, नहीं बोलना है, समझो इधर। क्या बोले 6 करोड़, यदि 6 करोड़ लगा रहे हैं तो 1 करोड़ आ रहा है, तो वो बेटर है कि ये बेटर है कि 5 करोड़ लगा रहे हैं 1 करोड़ आ रहा है? 5 करोड़ लगा रहे हैं 1 करोड़, वो ज्यादा बेटर है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि 4 करोड़ लगाए और 1 करोड़ का संपत्ति हो? ऐसा हो सकता है जब आपके कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा होगा, जब आपके कंट्री में टेक्नोलॉजी अच्छा होगा, समझे ना, जब आपके कंट्री में ह्यूमन कैपिटल बेटर होगा, जब आपके कंट्री में स्किल्ड वर्क फोर्स होगा, तब ये हो सकता है। अभी हमारा एवरेज क्या है 5 आयकर है, तो 35/5 करो, कितना हो गया 7 हो गया ना, और 7 जीडीपी में हम जा रहे हैं। तो इसलिए हमें आयकर को 5 मेंटेन रखना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट रेट कितना मेंटेन रखना पड़ेगा 35 रखना पड़ेगा। आया समझ में तुम लोग को? ठीक से समझ में आ गया ना? हाँ, इफ यू आर गिविंग लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और यदि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हम इकोसिस्टम क्रिएट कर देते हैं, स्टार्टअप का इकोसिस्टम क्रिएट कर देते हैं, स्किल डेवलपमेंट बेटर कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा, आयकर वैल्यू 4 हो जाएगा। तो 35/4 करोगे तो हमारा जीडीपी 7 से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि आयकर वैल्यू को जितना कम करे उतना बेटर है। सब बता दिए स्टूडेंट, वही सब चीज़ है। देखो यहाँ पे देखो, यदि हमें ग्रोथ रेट करना है इकोनॉमी का 7% से, तो इन्वेस्टमेंट रेट कितना होना चाहिए 35 का होना चाहिए। और हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो आयकर वैल्यू है, आयकर मतलब वही इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो 5 होना चाहिए, समझे? तो 35 कितना हुआ, 35/5 करोगे तो 7 हो जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, अब तो प्राइवेट प्लेयर आएगा, ये आगे मोमेंटम को ले जाएगा, समझे? और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी तो बोल दिया गया है सेंटर की तरफ से कि भाई हम तुमको भी पैसा दे रहे, तुम भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, इंटरेस्ट फ्री दे रहे हम, तुम भी बेटर करो। जितना तुम बेटर करोगे उतना आयकर बेटर होते चला जाएगा, उतना प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट होगा, इकोनॉमी में इंपैक्ट पड़ेगा। समझ गए ना? तो इसलिए इस बार देखो 2023 और 24 में लग रहा है हमारा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो जीडीपी का होगा वो लगभग 35% के आसपास होगा, जो कि हमें चाहिए। हमें आयकर पे भी काम करना है, तब जाके 7% का हम लोग सस्टेन रहेंगे जीडीपी। आया समझ में? आगे देखो, आयकर का मतलब देखो, कैपिटल रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ आउटपुट। तो कैपिटल रिक्वायर्ड कितना 5 करोड़, और उसके वजह से कितना हो रहा है 1 करोड़ का संपत्ति क्रिएट हो रहा है, समझे? वो डिवाइडेड है, वहां पर लाइन नहीं दिया गया, बात समझो। इसका मतलब क्या हुआ, हायर द आयकर, जितना आयकर ज्यादा होगा इसका मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि उतना ज्यादा पैसा आप लगा रहे हो। आयकर 4 इज बेटर देन आयकर 5, समझ में आ गया ना? इसलिए आयकर 4 ज्यादा बेटर है। इसका मतलब हुआ कि 4 मीन्स कि आप जब 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका आउटपुट कितना आ रहा है 1 करोड़ का आ रहा है, वो ज़्यादा बेटर है ना। जब 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करोगे तो एसेट आपका 1 करोड़ का बनेगा, जब आप 4 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एसेट आपका 1 करोड़ बनना है, तो 4 करोड़ वाला बेटर है। इसलिए जितना आयकर वैल्यू कम उतना बेटर। और आयकर वैल्यू तो ऐसे तो बढ़ने वाला चीज़ नहीं है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, स्किल पावर बढ़ाना पड़ेगा एंड सो ऑन। हाँ, स्ट्रक्चरल चेंजेस भी लाना होता है, जैसे जीएसटी के एग्जाम्पल है। आगे देखो, हाँ यहाँ पे आएगा कि आखिर जो इन्वेस्टमेंट रेट तुम लोग को बता रहे हैं हम, यानी कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बता रहे हैं, वो क्या चीज़ होता है, तो उसको भी थोड़ा डिटेल्स में समझो, है ना। तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है सब चीज़ को जोड़ के, हाउसिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट का मतलब क्या, जिसको आप छू नहीं सकते हो, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखो ना, अच्छा अभी जस्ट बोले तुम लोग को कि आयकर को बेटर करना है, यानी कि आयकर का वैल्यू घटाना है, तो क्या कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब बताओ इंडिया में पेटेंट राइट्स कितना वीक है। यदि हमारे भी यहाँ के नौजवान लोग, इंडियंस लोग ज़्यादा पेटेंट राइट्स करें तो बेटर है ना। आज देखते हो यूएस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा हब है, क्या क्यों नहीं इंडिया में बन सकता है। इंडिया में जितना पेटेंट्स होगा उतना ही इंडिया आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट का दाम उतना ही बेस्ट होगा, समझे ना। तो हमें पेटेंट्स भी करना चाहिए, और पेटेंट्स इज ऑल अबाउट योर इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सब चीज़ को जोड़ के ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बनाया जाता है। देखो, दिस इंडिकेट द स्टेट ऑफ, यानी कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, चाहे प्राइवेट का हो चाहे पब्लिक का हो। यही ना बोले हैं, खाली हमने पब्लिक का नहीं बोला है, सरकार का केवल नहीं बोला है,
प्राइवेट भी होना चाहिए। आगे देखो इसमें क्या क्या चीज़ है, देखो वहाँ पे अच्छे से देखो, अच्छे समझना होगा यहाँ पे। ये तो टर्मिनोलॉजी 1 वाला चीज़ बता रहे हैं तुम लोग को। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक्स प्लस वैल्यूएबल्स लाइक गोल्ड। अब देखो ये क्या है ये चीज़, इसे अभी बार बार हम लोग बोल रहे हैं ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कुछ नहीं, देखो यहाँ पे दिया गया ना, वो उसको लिखना पड़ेगा तुमको। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस, अब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, नीचे देखो। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में 4 कंपोनेंट्स है। डोइलिंग्स, क्या क्या बिल्डिंग्स बना, क्या क्या स्ट्रक्चर्स बना, ध्यान दे एसेट्स ना, वो आपका एसेट्स है। क्या क्या मशीनरी बना, बड़ा बड़ा ट्रैक्टर बना, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में कैपिटल गुड्स बना, तो वो आपका संपत्ति है ना जी, उसे इंडस्ट्री आगे जाएगा ना और अच्छे से। 2 हो गया। तीसरा देखो कल्टिवेबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, एंड लास्ट वन क्या है, इंटेलेक्चुअल। क्योंकि मैंने क्या कहा, इंटेंजिबल एसेट भी हो सकता है, क्योंकि आदमी जितना पेटेंट दे, आदमी का जितना बुद्धि काम करेगा, उतना ही ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ते चला जाएगा। आया समझ में? तो ये तो हो गया ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहां पे अच्छे समझो स्टूडेंट, एंड इट इज अ वन कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, एक कंपोनेंट है किसका, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का। ऊपर लिखा गया ना GCF, मतलब ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस वैल्यूएबल्स। तो अब ये तुमको समझ में आ गया ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। 4 कंपोनेंट बता दिया नीचे। वो जो 3rd और 4th कंपोनेंट वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है, वो इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है वो चीज। अब देखो, तो तुमको पूछना चाहिए कि सर चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है कि मान लो कि गिट्टी बलुआ सब कुछ लाए और अभी उसका एसेट नहीं बना है, आगे तो काम आएगा ना वो, उसी को बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। हाँ, स्टॉक में रखा हुआ, बाद में काम आ सकता है, वो भी रिसोर्सेज। समझ गए? तीसरा क्या है, वैल्यूएबल्स। गोल्ड भी तो आपका वो काम आने वाला चीज है, जितने भी वैल्यूएबल चीज है। तो ये 3 चीज को जोड़ के हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। और तुम लोग को ये चीज जानना चाहिए जरूर कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का 90% जो अमाउंट होगा तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ही होगा, क्योंकि वैल्यू चेंज इन स्टॉक और वैल्यूएबल्स में बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं होता है। इसलिए हम लूजली कई बार बोलते हैं कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ही ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि 90% वही कॉन्स्टिट्यूट करता है। आ रहा है समझ में? तो अब देखो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कैसे बनता है। ये कैसे, जो भी आदमी ने पैसा सेव किया बैंक में, हमने बोला ना आखिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, जो पैसा आप जमा किए हो बैंक में, बैंक फिर पैसा देगा, पैसा का फ्लो हो रहा है ना। तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जो बैंक ने लोन दिया आपको एसेट क्रिएट करने के लिए, और बाहर से भी पैसा लाए थे ना, जापान से मांग के, IMF से मांग के, ये दोनों को भी जोड़ोगे तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ही आएगा। एंड ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इज नथिंग, इट इज 90% ऑफ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। आया समझ में? तो ये सब टर्मिनोलॉजी है स्टूडेंट, तो इसलिए लिखा गया वहाँ पे देखो कि इसलिए ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हम लोग इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर रहे होते हैं। क्यों हम लोग इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे होते हैं? क्यों? क्योंकि भाई 90% तो है ना सेम ही है, लिखा गया ना मोर देन 90% ऑफ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज योर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसलिए लूजली आप ये बोलो चाहे ये टर्मिनोलॉजी बोलो, बात एक ही है। आया समझ में? बढ़िया समझ में आया? समझ गए नहीं? ये इस बहाना मैंने थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का बहुत सारा चीज़ बताने का प्रयास किया है। यदि कोई विद्यार्थी इसको लिख लेता है तो उसको बहुत फायदा होगा आगे भी। चलो दूसरा देखो 62 देखो, GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस। वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्कीम्स, मैकेनिज्म्स, लॉज, इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दिस वल्नरेबल सेक्शन। ये 28 फरवरी को आया था 2024 हिंदू बिजनेस लाइन में। मामला क्या है देखो, WHO ने एस्टिमेट किया पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं वो कितने प्रतिशत है, वर्ल्ड का 16% है। बहुत बड़ा आंकड़ा है ना स्टूडेंट, 16% है दिव्यांग लोग। दिव्यांग समझते हो ना, पैर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, आंख का कुछ प्रॉब्लम है, ब्लाइंड है ना, बहुत तरह का होता है दिव्यांग लोग भी। तो लगभग 16% है दुनिया का। मगर देखो जान के तुम लोग हैरान हो जाओगे कि 2011 का ही हमारा प्रॉपर सेंसस है, उसमें बताओ केवल दिव्यांग 2.2% ही था, यानी कि 27 यानी कि 2.7 करोड़। ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत कम दिखाया ना आंकड़ा,
बहुत कम आंकड़ा दिखा। हाँ, इसका एक रीजन ये भी समझ सकते हो कि आखिर मोदी जी ने जो लॉ बनाया वो 2016 में बनाया और उस समय दिव्यांग का परिभाषा और बढ़ा दिया गया। तो हो सकता है कि अब जब सेंसस निकले तो अब हो सकता है कि वर्ल्ड के बराबर हो, हमारा भी 10% 15% हो, क्योंकि जो उस समय जो दिव्यांग का जो परिभाषा शुरू में जो था वो 7 ही था और उसको बढ़ा के 12 13 कर दिया गया। अभी मैं थोड़ी देर बताऊंगा। अब ये समझ, यानी कि इंडियन स्टैटिक्स मैच नहीं कर रहा है, ओनली 2.2%, जो कि बहुत कम है। अब तुम खुद देखो, अब यूरोप क्या बोलता है कि यूरोप का बताओ लगभग 135 मिलियन पर्सन विद डिसेबिलिटी, बहुत ज़्यादा है कि नहीं है, लगभग 13.5 करोड़ है ये। अमेरिका देखो 2011 में क्या बोला कि उसका जो टोटल पॉपुलेशन है 33 करोड़ में लगभग 18% पर्सन विद डिसेबिलिटी है। तो यूनाइटेड स्टेट्स सब मान के चल रहा है कि हमारा लगभग 18-20% पर्सन विद डिसेबिलिटी है। यूरोप इतना बड़ा आंकड़ा दिखा रहा है, वर्ल्ड का आंकड़ा लगभग 16% है। तो इंडिया का आंकड़ा इतना कम क्यों हो सकता है? इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पे एरर है लेने में। समझ गए? ये तो सवाल उठेगा ही। देखो, और दूसरी बात देखो, द परसेंटेज ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया में मच लार्जर देन, जो ऑफिशियल है उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए हमें अब जब सर्वे करेंगे तो सीरियसली कंसीडर करके करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आंकड़ा सही होगा उतना ही अच्छे से हम इंटरवीन कर सकते हैं, उतने ही अच्छे सरकार अपना प्रोग्राम को चला सकती है। आंकड़ा सही होना चाहिए स्टूडेंट। आंकड़ा गलत होगा तो फिर कैसे करोगे तुम? आगे देखो, 2.2% वर्ल्ड पॉपुलेशन का है कि इंडिया का है। उस समय 1.25 करोड़ देशवासी था 2011 में, उसका 2.2% है। देखो कितना कम हो जाएगा। और देखो तुम एक बार आंख से देख लो ना, पूरा जिस जगह पे रहते हो तुमको अच्छा खासा दिव्यांग नजर आ जाएगा। तो क्यों नहीं आया आंकड़ा में ठीक से? सवाल ये उठता है। आगे देखो, व्हाट इज द रिजर्वेशन? रिजर्वेशन क्या है? तो 2016 में एक्ट आया था ना, अभी मैं एक्ट के बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। रिजर्वेशन क्या था? पहले रिजर्वेशन गवर्नमेंट में कितना था? 3% था, उसको बढ़ा के 4% कर दिया गया। चलो आप बढ़ा तो दिए ऑन द पेपर, क्या सच में 4% रिजर्वेशन दिया जा रहा है दिव्यांग को? सवाल ये उठता है। बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। बात समझे? नंबर 1, कितना बढ़ा दिया गया था? 3% से 4%। हाँ देखो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हायर एजुकेशन में 5% सीट दिव्यांग लोग के लिए रिजर्व कर दिया गया था। अब तुम खुद जाओ बड़ा बड़ा एजुकेशन, हाँ, तो उसमें तुमको हार्डली कोई मिलेगा, बहुत कम लोग मिलेंगे। कहाँ 5% है? रियलिटी में बता रहा हूँ। और उसके बाद बोला गया कि प्राइवेट कंपनी को, कंपलसरी नहीं है, प्राइवेट कंपनी को बोला गया कि यदि आप भी 5% रिजर्वेशन देते हैं तो आपको हम इंसेंटिव देंगे। प्राइवेट कंपनी क्यों लेना चाहेगा जी? प्राइवेट कंपनी बोलेगा कि इसको लेंगे तो हमारा प्रॉब्लम होगा, इनएफिशिएंसी हो जाएगा कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगा दिव्यांग के बेस से। तो प्राइवेट कंपनी को कोई बाध्य नहीं किया गया, समझे, कोई मजबूर नहीं किया गया। उसके लिए कहा गया कि आप ये कर लो ना, हम आपको इंसेंटिव देंगे। इसका मतलब सरकार तो लाई 2016 का एक्ट, अमल नहीं हो पाया ठीक से। यही कारण है कि दिव्यांग का जो शेयर होना चाहिए, चाहे पॉलिटिक्स में, चाहे गवर्नमेंट जॉब में, चाहे एकेडमिक कोर्सेस में, वो उतना नहीं हो पा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। आगे देखो, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कैसे पूरा होगा? 2016 का एक्ट देखो, पहले 1995 में एक्ट बना था पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसको रिप्लेस कर दिया गया। अमेंडमेंट है जी, अमेंडमेंट समझते हो ना? नहीं, हाँ, संशोधन, उसमें कुछ ऐड किया गया। अब डिसेबिलिटी को डिफाइन किया कि ये डायनामिक है, इवॉल्विंग है, यानी कि आने वाले समय में और भी डिसेबिलिटी जुड़ सकता है। कहने का मतलब ये है, देखो पहले कितना था डिसेबिलिटी, 7 टाइप्स का होता था, उसको बढ़ा के 21 कर दिया गया। बहुत अच्छा काम हुआ ना। अब इनफैक्ट जो एसिड अटैक विक्टिम्स है, देखते हो ना कितना तुम्हारा उसका मूवी भी बना है ना? दीपिका पादुकोण का मूवी बना था ना एसिड अटैक से रिलेटेड। हाँ, छपाक मूवी था, बहुत ही फेमस हुआ वो, अच्छा मैसेज गया पूरा। देखते हो, एक सुंदर लड़का लड़की है, उसके ऊपर एसिड अटैक हो गया, पूरा दिव्यांग हो गया। तो अब किसी को एसिड अटैक हुआ है 2016 के बाद, किसी के ऊपर यदि ऐसे एसिड अटैक हुआ तो वो भी दिव्यांग कैटेगरी में आए, क्योंकि दिव्यांग कैटेगरी में आना इसलिए जरूरी है ताकि उन लोगों को भी रिजर्वेशन मिल सके। समझे ना? तो देखो इसमें लिखा गया है कि उसको भी ऐड किया गया है एसिड, देखो लिखा गया नीचे, एसिड अटैक विक्टिम्स हैव बीन आल्सो इंक्लूडेड। अब देखो स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी, यानी कि जो आदमी नहीं बोल पा रहा, हकला के बोलता है ना बहुत सारे लोग, सब वो सभी हो जाएगा। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि कोई लर्न नहीं कर पा रहा है माइंड के वजह से, वही तारे जमीन वाला बच्चा लोग, तो वो भी कई का तो नॉर्मल केस होता है, कई का तो बहुत नॉर्मल, कई तो होता है कभी 8 होता है कि वो समझना ही नहीं चाहता है। ठीक है दोनों ही चीज देखना पड़े। कई लोग कितना ही बोल दोगे लगेगा सब कुछ आ रहा है उसको, कुछ नहीं आ रहा होता है उसको, तो यानी कि सीरियस प्रॉब्लम है।
दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। आ रहा है समझ में? आमिर खान बन जाएंगे हम बहुत जल्दी। देखो तो एवरी चाइल्ड, जितने बच्चे, देखो ये तो शुरू से है, जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं 16 साल से लेके 18 साल तक का, उसको राइट टू फ्री एजुकेशन होना चाहिए। दिव्यांग बच्चे का बात कर रहा हूँ। ऐसे हम एलिमेंट्री एजुकेशन अपना जानते हैं, संविधान में लिखा गया, आर्टिकल 21 है ना, 21 क्लॉज ए में लिखा गया है। तो मैं इन लोग के लिए भी बहुत अच्छा काम कर दिया गया कि जो दिव्यांग बच्चे लोग होंगे, इन लोग को 6 साल से लेकर 18 साल उनको फ्री एजुकेशन मिलेगा। वेरी गुड ना। देखो थोड़ा सा यहाँ पे फोकस किया कि पब्लिक बिल्डिंग्स एसेसेबल हो। अब बच्चे लोग क्या, ये लोग क्या है बताओ, ये लोग दिव्यांग लोग बेचारा ठीक से IAS ऑफिस सब नहीं जा पाता है, तो इन लोग के लिए भी स्पेशल प्रोटेक्शन किया, वो लोग जा सके, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो चाहे प्राइवेट सेक्टर को, ये लोग बहुत बढ़िया से एसेस कर सके। समझे ना? हाँ देखो, भारत प्रधानमंत्री ने उस समय कितना खतरनाक, कितना खूबसूरत प्रोग्राम चलाया था, सुगम्य भारत योजना, याद है ना तुम लोग को? इसी को बोलते हैं एसेसेबल इंडिया कैंपेन। और प्राइम मिनिस्टर में, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने अपना पूरा जान झोंक दिया था इस प्रोग्राम में। 2016 का प्रोग्राम है ये। दिल्ली में देखोगे, दिल्ली में हर तरफ होर्डिंग्स था, अभी भी होर्डिंग्स होगा। वो मैं भूल गया सब आदमी वो चीज़ को, 2016-17 खत्म, भूल गया सब। गलत बात है ना? प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छा इसको चलाया था। अभी देखो इसका रिजल्ट तुमको मिलेगा, रेलवे स्टेशन में देखोगे व्हील चेयर रहता है ना सब। हाँ, उसके बाद बढ़ा है, बहुत बढ़ा है 2016 के बाद व्हील चेयर सब। हाँ, और हम ये भी बोल रहे थे ना, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसका बहुत सारा हेयरिंग एड होगा, इक्विपमेंट होगा, उस पर GST नहीं लगना चाहिए, है ना, क्योंकि ताकि सस्ता मिल सके उन लोग को। हाँ, शेड्यूल ड्रग्स में भी बहुत सारा डाल दिया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत। आगे देखो और भी क्या क्या प्रोविजन दिया गया पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। मान लो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ऐसा लगा कि ये डिसेबल पर्सन को गार्जियनशिप देना चाहिए क्योंकि ये पर्सन क्या है, मेंटली इल है, तो बिल्कुल वो दे सकता है किसी दूसरे को भी। समझे? इसका स्पीडी ट्रायल्स हो तो एक कोर्ट भी बनाने का बात था, एक अलग से स्पेशल कोर्ट बनाने की बात था। मान लो कि दिव्यांग आदमी के ऊपर केस हो गया, मुकदमा हो गया, या फिर दिव्यांग आदमी ही कुछ केस करना चाहता है किसी पे, तो इसका जस्टिस सिस्टम थोड़ा फास्ट होना चाहिए ना। कितना बेचारा लोग आएगा कोर्ट में, हाँ सोचो कितना अच्छा लगेगा देख के भी। एक तो बेचारा शरीर से वो है, दिव्यांग है, और बार बार कोर्ट में आ रहा है, तो इसके लिए भी एक स्पीडी जस्टिस सिस्टम होना चाहिए था। समझे? हाँ, द लॉ ऑल्सो मेक्स द प्राइवेट कंपनी को भी बोला था यदि आप भी वायलेट करोगे तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगा। और देखो इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसको भी रेटिफाई किया था 2007 में। तो इंडिया देखो इस मामला में ठीक है कि वर्ल्ड लेवल पे कोई भी कन्वेंशन आ रहा है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, तो उसके लिए बहुत आगे इंडिया बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। मैं सबसे बड़ा बात सवाल यही कि जब बढ़ चढ़ के उधर हिस्सा ले रहा है तो इंडिया में भी तो दिखना चाहिए वो चीज़, नहीं दिखना चाहिए क्या? अब देखो मराकेश ट्रीटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मराकेश ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा जा सकता है, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। मराकेश ट्रीटी क्या है? देखो मराकेश ट्रीटी में ये बात है, देखो जो भी लिटरेचर है, तो लिटरेचर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लगता है ना स्टूडेंट। कोई मान लो बहुत बड़ा राइटर का लिखा हुआ चीज़ है, तो आप उसको एसेस करना चाहते हो तो आपको पैसा लगेगा। मराकेश ट्रीटी इतना बड़ा, इंडिया फर्स्ट कंट्री है मराकेश ट्रीटी को रेटिफाई करने के लिए, फर्स्ट कंट्री है जिसने साइन किया, रेटिफाई किया। इसमें क्या है कि यदि कोई भी लिटरेचर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लगता है और वो लिटरेचर एक्चुअली कन्वर्ट किया जा रहा है दिव्यांग के लिए, तब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं लगेगा। मस्त ना? यानी कि वो एजुकेशन, वो पढ़ाई यदि हम दिव्यांग को देना चाह रहे हैं तो मराकेश ट्रीटी के हिसाब से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं लगेगा उस लिटरेचर पे। देखो इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने इस पे काम किया और तुरंत रेटिफाई किया। यानी कि अभी दिव्यांग के लिए, समझ रहे हो, दिव्यांग के लिए एक योजना है, पुस्तकालय करके एक योजना है, समझे ना? पुस्तकालय ऐसे पुस्तक है ना, उससे रिलेटेड एक योजना है, कभी देख लेना तुम लोग। देखो तो इसमें क्या है, ट्रीटी में, ये मराकेश ट्रीटी में क्या था कि यदि आप कोई भी बुक एसेस करना चाहता है, कोई भी कॉपीराइट्स वाला चीज़ एसेस करना चाहता है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, तो कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं लगेगा। समझ में आ गया ना? इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसको रेटिफाई किया 2014 में, और मराकेश ट्रीटी तुम्हारा 30 दिसंबर 2016 में बन के केम इनटू इफेक्ट, यानी कि वो लागू हो गया। तो देखो इंडिया को फायदा मिल रहा होगा ना, यानी कि इंडियन लो अथॉरिटी हमारे क्या कर रहे होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिकोड कर दिए, और जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग सब है वो देख रहे होंगे। अब तुम खुद देखो कि समाचार देखते हो तुम लोग, तो बगल में एक होता है ना दिव्यांग को समझाने के लिए, है ना, वो बोलता है, साइन लैंग्वेज बोलता है। तुम लोग को लगता है कि कुछ, अरे वो बहुत एक्सपर्ट है, उसको सब आता है, वो दूसरे को समझे इसलिए वो बोल रहे होते उस तरह, ऐसे करके बोलते हैं ना, अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं, हाथ दिखाते हैं।
दे आर द एक्सपर्ट। वो दिव्यांग नहीं है, वो एक्सपर्ट है, ताकि दिव्यांग लोग समझ सके ठीक से। पहले हमको बोले थे क्या वो गूंगा है क्या, बोले गूंगा नहीं, आपसे ज़्यादा अच्छा बोल सकता है वो। दे आर द इंटरप्रेटर, समझे ना, हो नहीं सकता वो रियल में बहुत बहुत टैलेंटेड है, देखा थोड़ी है तुम लोग, सब आता है उसको। आदमी क्योंकि आवाज़ नहीं सुन रहा है उससे, तो आदमी गलत इंटरप्रेट कर रहा है। सोचो, एंड दे आर हाईली लर्न पर्सन, उसको सब तो पता है। दिल्ली में बहुत अच्छा कैंप लगता है इसका। हाँ, उसका अपना तरीका है। हाँ, हेलन किलर सुने हो? हेलन किलर, हेलन किलर कहानी सुना, यूएस की थी। उसने बहुत ही झंडा गाड़ा था इस चीज़ में। पहली ब्लाइंड पर्सन है कि जिसने बहुत अचीव किया था, और वो एग्जाम्पल है दूसरे के लिए। अच्छा देखो यहाँ पे देखो, देख रहे हो ना, 2011 सेंसस के हिसाब से इंडिया में पर्सन विद डिसेबिलिटी कितने थे? 2.21%। आया समझ में स्टूडेंट? आगे देखो। अच्छा, अभी तक तो बहुत कुछ पता चल गया तुम लोग को कि 2016 में क्या हुआ है ना, मराकेश ट्रीटी क्या है, इंडिया में कितना कम है, वर्ल्ड में कितना ज़्यादा है। अब एक चौंकाने वाला तुम रिपोर्ट देखो। अच्छा, ये तुम लोग बच्चे लोग, तुम लोग यहाँ जितने भी स्टूडेंट बैठे हो या जो भी यूट्यूब पे सुनोगे, तुम खाली इमेजिन करना, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो ज़्यादा लॉयल रहता है या फिर जो नॉर्मल आदमी है वो ज़्यादा लॉयल रहता है? लॉयल समझ रहे हो ना? पीडब्ल्यूडी वाला लॉयल मतलब समझते हो? हाँ, ईमानदार, विश्वासघात नहीं करने वाला। वो बोलते हैं ना, खाना खा के छेद करने वाला आदमी नहीं। हाँ, ऑब्वियसली पर्सन विद डिसेबिलिटी ज़्यादा लॉयल रहते हैं, वो ज़्यादा लॉयल रहते हैं। हाँ, तो इनफैक्ट वही यहाँ पे एक रिसर्च हुआ है, उस रिसर्च में ये बात साफ हुआ है। खाली एक होता है सोचना, एंड दे आर, मतलब रिसर्च में भी ऐसा ही कुछ पाया गया है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो ज़्यादा लॉयल है। उसका एवरेज 12 साल तक वो एक कंपनी में ठहर सकता है, और इससे जो कंपनी का जो इमेज है, ब्रांड वैल्यू, वो और बेटर हो रहा है। तो बताओ, प्राइवेट प्लेयर लोग, प्राइवेट कंपनी लोग इसलिए नहीं ले रहा है कि इसको लेंगे तो हमको तकलीफ होगा, हमारा एफिशिएंसी खराब होगा। मगर रियल आंकड़ा क्या बोलता है कि इससे ब्रांड इमेज और बेटर होगा, कंपनी का इमेज और बेटर होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा। देखो कितना डायकोटॉमी है दोनों के बीच में। रिसर्च शो दैट पर्सन विद डिसेबिलिटी एम्प्लॉयज फीचर ए हाई रिटेंशन रेट ऑफ 98%। इसका मतलब क्या है कि रिटेंटिव रेट कितना है? 98%। यदि कोई एक दिव्यांग कोई काम कर रहा है तो 98% तक काम है कि वो आगे कंटिन्यू रखेगा। कई लोग होता है ना, जिसका शरीर अच्छा है, वो 1 साल काम करता है, 2 साल काम करता है, फिर कंपनी बदल लेता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? एक्सपीरियंस ले लिए, फिर कंपनी बदल लिए, पैसा ज़्यादा मिल रहा है कहीं पे। ऐसे लोग नहीं है लोग। 98% इसका रिटेंटिविटी है, नहीं बदलते हैं लोग। एवरेज टेन्योर देखो 12 साल से ज़्यादा है, जबकि जो नॉन पर्सन विद डिसेबिलिटी जो फिट है उसका केवल तुम्हारा 3 ईयर्स तक का एवरेज है रहने का, और रिटेंटिविटी भी उतना स्ट्रांग नहीं है, समझे? हाँ, और सिग्निफिकेंटली हायर इनोवेशन क्वेश्चन। हाँ, दिमाग भी है बाबू, ऐसा नहीं कि दिमाग कमजोर होता है, दे आर वेरी गुड एट ब्रेन ऑल्सो। देखो, हाईली मोटिवेटेड और लॉयल एम्प्लॉयज होते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, समझे? देखो, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस दैट चैंपियन डाइवर्सिटी रेजोनेट वेल विथ कस्टमर इंप्रूविंग। यदि हम ऐसे लोग को भी शामिल करते हैं कंपनी सब में, जॉब में, तो ब्रांड इमेज बेटर होगा, समझे? और लॉयल तो है ही ये लोग। तो देखो, यूएस में भी कुछ हुआ था स्टूडेंट, इसमें पाया गया कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को लेने से ना हर चीज़ पे ही इंप्रूवमेंट हो रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो क्यों ना ले हम? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी ऐसे ही मानना है कि जो कंपनी इंक्लूसिव वर्कफोर्स को जगह देती है, यानी कि सभी लोग को लेती है, डाइवर्सिटी को, पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी मौका देती है काम करने के लिए, तो उसका 15% ज़्यादा रेवेन्यू होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कंपनीज। तो अब तो ये बात भूल ही जाओ कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो लाइबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग एसेट है, समझे? एज पर द डिफरेंट रिपोर्ट्स। यहाँ पे देखते हैं, मगर जानते हो, जहाँ तक सवाल है भारत का, तो अभी तो हम बोल रहे थे कि 2016 के एक्ट के हिसाब से 3% से 4% कर दिया गया, नहीं, मगर प्राइवेट कंपनी में सिचुएशन तो बहुत ख़राब है, बहुत कम लोग एम्प्लॉयड है वहाँ पे। देखो, ओनली मेगर नंबर ऑफ 34 लाख PWDs आर एम्प्लॉयड अक्रॉस सेक्टर, इतना कम लोग इन्वॉल्व हैं। जैसे देखो निफ्टी, देखो सेंसेस आता है ना हमारा, हाँ, उसमें निफ्टी 50 यानी कि निफ्टी 50 जो बेस्ट कंपनी है उसका आंकड़ा देखो, ओनली 5 आउट ऑफ केवल 50 में केवल 5 ही कंपनी ऐसा है जिसमें 1% जो एम्प्लॉय वो डिसेबल्ड है, ओनली 1%। जबकि सरकार क्या बोलता है कम से कम 4% होना चाहिए,
तो वहाँ पे भी गड़बड़ है। सरकार क्या बोलता है 5-4%, 3 से 4 कर दिया ना। निफ्टी जो सेंसेस में लगता है टॉप 50 कंपनी जिसका तुम देखते हो पट्टी उठता है नीचे जाता है, उसमें भी 50 कंपनीज में केवल 5 ही ऐसा कंपनी जिसमें 1% तुम्हारा क्या है, डिसेबल पर्सन लोग काम करते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट हमें इस चीज़ को चेंज करना होगा, समझे ना, हमें इनको भी मौका देना होगा। तो आगे देखो, वी हैव टू ओवरकम ये जो एटीट्यूडनल बैरियर्स है, क्या है दिव्यांग लोगों को क्या लेंगे, ये सब चीज़ें हमें निकलना होगा, ठीक है। इन लोगों को भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, असिस्टिव टेक्नोलॉजी देना होगा, हाँ व्हील चेयर दो, हेयरिंग एड दो, है ना, और भी जो भी चीज़ है उस सब देना चाहिए हमें, ताकि ये लोग भी मेन स्ट्रीम में जुड़ सके। लेजिस्लेशन तो लाए हैं हम लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी, मगर जो स्ट्रिंजेंट जो इन्फोर्समेंट होना चाहिए था, लागू करने का जो प्रतिबद्धता होना चाहिए था, वो मिसिंग है, ठीक है। तो उस पर हमें काम करना चाहिए। लास्ट वन देखो, वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड यही कि अवेयरनेस कैंपेन और एम्प्लॉयर्स को एजुकेट करना, प्राइवेट एम्प्लॉयर को भी एजुकेट करना कि लीजिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का देखिए रिपोर्ट, यूएस का रिपोर्ट देखिए, जितना आप दिव्यांग को लीजिएगा उतना ब्रांड इमेज बढ़ेगा, रिटेंटिविटी भी इसका हाई है, लॉयल्टी भी इसका हाई है, तो रखिए इन लोग को, अच्छी बात है। दूसरी बात क्या है कि हमें वर्क प्लेस पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि दिव्यांग लोग भी चढ़ सके। देखते हो ना, दिव्यांग लोग को, बेचारे लोग को गाड़ी चढ़ना होता है तो कितना वेट करना पड़ता है। आदमी लोग बिजी है, चढ़ दिया, बहुत कम ही आदमी दिल के अच्छे होते जो पकड़ के उनको चढ़ा रहे हैं, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं, भीड़ है जाओ। हद तो तब हो जाता है जब मेट्रो सब में दिव्यांग उठा है, अच्छा आदमी बैठा हुआ है कुर्सी पे, वेरी बैड ना। इसलिए देखते हो मेट्रो सब में दिव्यांग के लिए अलग ही सीट, बस सब में अलग ही सीट होना भी चाहिए। हाँ, मैं अब थोड़ा विवादित स्टेटमेंट देने वाला हूँ कि गर्ल्स के लिए हम लोग अलग से कर देते हैं। मैं कहता हूँ गर्ल्स से पहले दिव्यांग को देखना जरूरी है। हाँ, समझे ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ ना। बिल्कुल होना चाहिए। गर्ल्स को हम फर्स्ट सीट देते हैं, बिल्कुल सी डिजर्व्स, देना चाहिए। हमको लगता है गर्ल्स से पहले दिव्यांग को देना चाहिए, दे डिजर्व फर्स्ट। तो ये पहले मेंटेलिटी भी हमारा चेंज करने की जरूरत है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना बेटर करें ताकि ये लोग भी एसेस कर सके, समझे ना। और स्किल डेवलपमेंट करो, इन लोगों का स्किल इतना डेवलप करो कि ताकि ये लोग भी छोटे छोटे जॉब कम से कम ले सके, समझ गए ना। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि सरकार और प्राइवेट दोनों साथ में आके काम करेगी, तब जाके बेटर कुछ हो सकता है। और हमें पर्सन विद डिसेबिलिटी का भी टैलेंट को पुल करना चाहिए, तब इंडिया और बेटर हो सकेगा। समझ गए स्टूडेंट, कंप्लीटेड। आगे देखो, बहुत छोटा सा न्यूज़, GS2 इंटरनेशनल रिलेशन, इफेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। ये हिंदू पेपर में आया था 24 फरवरी को। तो देखो मामला क्या है बच्चे लोग, तुम लोग जानते हो ना बाल्टिक कंट्री कितने होते हैं। तो यहाँ पे देखो फिगर में दिया गया, जूम करो उसको तेजी से, या नीचे देखो, हाँ एक नीचे फिगर है ना, इस्तोनिया, लाथविया, लिथुआनिया, ये जो 3 कंट्री है इसको बाल्टिक कंट्री कहते हैं। लिख लो फटाफट तेजी से, इस्तोनिया, लाथविया, लिथुआनिया, ये क्या है, बाल्टिक कंट्रीज है। अब देखो 5 कंट्री, आइसलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, ये नॉर्डिक कंट्री है, समझे। तो 5 नॉर्डिक कंट्री हैं और 3 क्या है, बाल्टिक कंट्री है। तो इसी को हम बोलते हैं NB8, नॉर्डिक 5 कंट्री, बाल्टिक 3 कंट्री, और दोनों मिला कितना हुआ, 8 कंट्री। इसी का यहाँ पे आया है लोग सब भारत में रेजिना डायलॉग को अटेंड करने के लिए। तो कोई बोलेगा कि NB8 समझ में आ गया ना, N का मतलब 5 कंट्री, नॉर्डिक कंट्रीज, क्या क्या है, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड। अब बाल्टिक कंट्री कितना है, 3 है, कौन है, इस्तोनिया, लाथविया और लिथुआनिया। समझ में आ गया ना। आगे चलो, ऊपर बढ़ो। क्या खास बात है NB8 का, नॉर्डिक बाल्टिक 8 जो है, दोनों मिला के 8 कंट्री हुआ ना जी। क्या खास बात है, हिस्टोरिकल टाइज बहुत अच्छा है, सोशल टाइज बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक टाइज अच्छा है, कल्चर, यानी कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखो ना कितना नज़दीक है एक दूसरे से, है ना। और दूसरी बात है बाबू, जितना भी वर्ल्ड में जो इंडेक्स आता है, देखते हो ना, HDI, जेंडर इक्वलिटी, सब में टॉप करता है ये कंट्रीज सब। ये US भी इसका मुकाबला नहीं करता है, इतना बढ़िया कंट्री है, दुनिया में सबसे बेस्ट जगह है रहने के लिए। डेमोक्रेसी में भी सबसे आगे, जेंडर इक्वलिटी में भी सबसे आगे, समृद्ध देश है ये सब। अब ऐसा देश का कंसोर्टियम आके हमारे इंडिया में यदि डायलॉग कर रहा है तो बात बहुत बड़ा है, समझ गए। तो देखो ये एडवांस इकोनॉमिक्स, बहुत डेवलप कंट्री है, फॉरवर्ड लुकिंग है, इनोवेशन हद है यहाँ पे, ठीक है। और दुनिया में जो सबसे बड़ा, एक कह सकते हो कि जो लार्जेस्ट मार्केट एरिया है, यूरोपियन मार्केट, उससे भी जुड़ा हुआ है, यूरोप से जुड़ा हुआ है, देखते हो ना बगल में ही यूरोप है।
एंड दिस कंट्री आर चैंपियंस, इंटरनेशनल ऑर्डर का चैंपियंस है। कोई भी दिक्कत होता है तो तुरंत बयान देखोगे ऊपर से आते हुए, और हर एक इंडेक्स में टॉप करता है ये सब। तो दिस कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो फर्स्ट जॉइंट हाई लेवल नॉर्डिक बाल्टिक एड डेलीगेशन आउटसाइड यूरोप टू इंडिया। देखो बात यहाँ पे है, पहली बार ये 8 कंट्री पहली बार यूरोप से निकल के कहीं पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो है भारत। इसका मतलब ये लोग भारत को किस लेवल पे देख रहे होंगे। और देखो मोदी जी के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है बोलने में, है ना, मोदी जी के अंदर भारत का जो छवि है वो बहुत आगे बढ़ा है। आप कुछ कोई भी, चाहे पत्रकार कोई भी कुछ भी बोले आपको, ठीक है, एंड इट इज़ अ ट्रू। यूएई में समझ में नहीं आता है तुम लोगों को क्या, जब मंदिर गए थे उद्घाटन करने के लिए, हाँ, हर जगह ही जाते तो अपना जलवा बिखेरते हैं वो, है ना, अपना जलवा है। और दूसरी बात है कि हमारा इंडियंस का बहुत बड़ा जलवा है। और देखो ऐसा तो नहीं हो सकता कहीं गए और वहाँ विदेश का आदमी को हाथ हिलाया चल दिए, तो वो नहीं होने वाला है। इंडियंस का जो प्रेजेंस है ना हर कोना में, वो मोदी जी को और खास बना देता है। कोई भी देखेगा ना, अरे मोदी मोदी बोले, क्या बात है भाई, इसका मतलब बहुत बड़ा आदमी है ये। अगला आदमी भी पूरा, वो जानते हो आदमी को देख के आदमी वो करता है। और दूसरी बात है मोदी जी का पर्सनालिटी, मोदी जी का जो काम करने का तरीका, हाँ, बहुत ही एनर्जेटिक ना है जी, बोलने का, संवाद करने का तरीका, एवरीथिंग इज वेरी गुड। तो ये कंट्री से भी प्रभावित हो गया मोदी जी के लीडरशिप में। अब देखो 2 दिन पहले बयान आया था कोई संस्था का कि मोदी जी ग्लोबल वर्ल्ड लीडर है। मैं 2 दिन पहले का बता रहा हूँ, किसी बहुत बड़ा फोरम का कहीं का आया था। तो देखो फर्स्ट इस तरह का जॉइंट हाई लेवल का है तुम्हारा डेलीगेशन, जो कि यूरोप से बाहर हो रहा है। और NB8 ने इंडिया को चूज किया फर्स्ट डेस्टिनेशन। इसके पीछे बहुत रीजन है, क्योंकि मल्टीलैटरल सिस्टम में ना इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और इंडिया देखो ना कितना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ चल रहा है। हाँ, उधर देखते हो पत्रकार लोग क्या क्या बोलते रह गया, फिर भी हम क्रूड ऑयल लेते रह गए। इधर देखो ऑपरेशन गार्जियन प्रॉस्पेरिटी चलाया था ना, हम बोले कि हमको ज्वाइन ही नहीं करना है, हम ईरान से हमको कोई पंगा ही नहीं है। तो कहने का मतलब हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हमको जो मन हो हम अपने हिसाब से करेंगे। और उसमें देखो रेजिना डायलॉग में देखो ये लोग पार्टिसिपेट किए, तो द मैसेज गिवन बाय, क्या मैसेज दिया है नॉर्डिक बाल्टिक 8 कंट्री ने, ए पार्टनरशिप फॉर ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। समझे, ऐसा होना चाहिए, डेवलपमेंट और हेल्थ के लिए होना चाहिए। ग्रीन ट्रांजिशन, देखो ग्रीन एनर्जी में इंडिया बहुत काम कर रहा है, और जानते हो कि स्वीडन फिनलैंड अपना वो ग्रीन एनर्जी के लिए जाना जाता है जी, समझे। तो देखो इंडिया डिजिटलाइजेशन में तो वर्ल्ड नंबर 1 है, तो जाहिर सी बात अट्रैक्ट तो होगा इंडिया में, समझे। पीस और स्टेबिलिटी में इंडिया बेस्ट, तो यही एक मैसेज है और इंडिया को इसलिए चूज किया। इंडिया का शुरू से ही पीस में, स्टेबिलिटी में बहुत आगे रहा है इंडिया। तो एक पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव मैसेज आता है दुनिया को कि यूरोप से कोई डेलीगेशन, इतना बड़ा कंट्री सब आया है इंडिया में, और भी रेजिना डायलॉग तो हमारा अपना ही है, हम खुद करते हैं। संगला डायलॉग के, है ना, लाइन में हम लोग भी कर रहे हैं। तो ये अच्छा है, ये हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा आने वाले समय में। तो वही बोल रहा है कि एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। और चैलेंजेस क्या नहीं है, टेररिज्म का चैलेंज है ना, एक कंट्री सॉल्व नहीं कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी का चैलेंज है कि नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह रेगुलेट करना है, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। बिटकॉइन देखो, क्रिप्टो करेंसी, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज क्या नहीं है स्टूडेंट, जिस तरह ट्रैफिकिंग हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। तो ऐसे चैलेंज वाला वर्ल्ड में इंडिया का होना और बाकी लाइक माइंडेड कंट्रीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे ना। तो वही बोल रहा है कि चाहे ग्लोबल हेल्थ का बात हो, क्लाइमेट से रिलेटेड इश्यूज हो, जियोपॉलिटिकल शॉक्स, देखो कहीं पे भी कहीं अटैक हो जा रहा है, उसकी वजह से पूरा वर्ल्ड को असर पड़ता है। तो जरूरी है कि एक कॉमन सोल्यूशन हो, और इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है उसके लिए। तो साथ में जब हम इस तरह का लाइक माइंडेड कंट्री के साथ, लाइक माइंडेड कंसोर्टियम के साथ काम करेंगे, तो इंडिया का स्टेचर भी बेटर होगा और वर्ल्ड को भी एक अच्छा सोल्यूशन मिल पाएगा। दैट्स इट, कंप्लीटेड।